नमस्कार। आज इतिहास के सबसे रोमांचक यात्रा वृत्तांतों में से एक की गहराई में उतरने का समय है। इब्न बतूता का वैश्विक सफर, जिसे उनकी मशहूर किताब रिहला के जरिए जाना जाता है। इस ऐतिहासिक स्रोत की हमारी इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे ये सफर किसी भी आधुनिक साहसिक अभियान को भी बहुत छोटा साबित कर देता है। तो चलिए, बिना देर किए इतिहास के इन पन्नों को पलटते हैं। अब इस सफर के असली पैमाने को समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। 1,17,000, जी हाँ, 1,17,000 किलोमीटर्स। और ध्यान रहे, ये कोई आज के मॉडर्न हवाई जहाज का उड़ान डेटा नहीं है। ये वो दूरी है जिसे इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में पूरे 30 सालों तक लगातार यात्रा करके तय किया था। 40 से ज्यादा आधुनिक देशों या क्षेत्रों को पार करना, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि दुनिया को करीब से जानने की एक इंसान की जबरदस्त जिद का सबूत है। इस पूरे महाकाव्य को जिस दस्तावेज में सहेजा गया है, उसे ही रिहला कहा जाता है। इसका पूरा अरबी नाम काफी लंबा चौड़ा है, तुफ़त अन-नज्जार फ़ी गराइब अल-अमसार व अजाइब अल-असफ़ार। लेकिन सच कहें तो ये कोई आम ट्रैवल डायरी बिल्कुल नहीं है। ये 14वीं सदी का एक ऐसा सॉलिड ऐतिहासिक ग्रंथ है जो उन 30 सालों में देखी गई दुनिया की संस्कृति, समाज और राजनीति का बहुत ही डीप और जीवंत वर्णन करता है। असल में ये उस पूरे युग को समझने की एक बहुत बड़ी खिड़की है। इस सफ़र को अच्छे से ट्रैक करने के लिए हम इसे 5 मेन हिस्सों में बांटेंगे। यात्रा की शुरुआत, पूर्वी अफ्रीका का सफ़र, मध्य एशिया से भारत तक का रूट, मालदीव से लेकर चीन तक की खोज और आखिर में वापसी और रिहला की ऐतिहासिक विरासत। तो चलिए 1325 में हुई यात्रा की शुरुआत से पहले चरण की ओर बढ़ते हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि शुरू में ये कोई वर्ल्ड टूर की प्लानिंग नहीं थी। ये बस एक धार्मिक यात्रा थी, मक्का के लिए हज की शुरुआत, जो धीरे धीरे दुनिया के सबसे बड़े अभियानों में से एक बन गई। यह सफ़र मोरक्को के तांजियर से शुरू हुआ। वहां से उत्तरी अफ्रीका को पार करते हुए, जिसमें अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया शामिल हैं, काहिरा मिस्र तक का सफ़र तय किया गया। उसके बाद यरूशलेम और दमिश्क से होते हुए आखिरकार 1326 में मदीना और मक्का पहुंचकर पहला हज पूरा हुआ। एक बहुत ही शानदार और पवित्र शुरुआत। पर यह सफ़र सिर्फ मीलों को नापने या रास्ते पार करने का नहीं था। रिहला के मूल टेक्स्ट में सीरिया के दमिश्क शहर को बकायदा जन्नत जैसा, यानी स्वर्ग के समान बताया गया है। इससे पता चलता है कि नई जगहों की सुंदरता को कितनी गहराई से महसूस किया जा रहा था। 1327 आते आते वो एक तीर्थ यात्रा एक बहुत ही विशाल खोज में बदल चुकी थी। दूसरे चरण में पूर्वी अफ्रीका का रुख किया गया, जहां दुनिया को एक्सप्लोर करने की मानो एक कभी ना बुझने वाली प्यास जाग उठी थी। इस दौरान जिन क्षेत्रों को कवर किया गया, उनका भौगोलिक फैलाव सच में हैरान करने वाला है। इराक के बगदाद से लेकर ईरान और अज़रबैजान तक, फिर यमन और लाल सागर होते हुए सीधे पूर्वी अफ्रीकी तट तक, जिसमें मोगादिशु से लेकर तंजानिया के किल्वा तक का सफ़र शामिल है। फिर वापस हॉर्मुज और ओमान होते हुए 1332 में दूसरी बार मक्का में वापसी हुई। सोचिए, उस दौर में इतनी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का सामना करना कितनी बड़ी बात रही होगी। एक बार जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं ताकि हमें अंदाजा हो सके कि हम अभी कहाँ हैं। 1325 में सफ़र शुरू हुआ था। अभी 1333 में भारत और 1345 में चीन जैसी बड़ी छलांगें लगनी बाकी हैं, और सफ़र खत्म होगा 1354 में। मतलब अभी बहुत सारे अनजान रास्ते और बड़े भूभाग आने वाले हैं। अब आता है तीसरा बड़ा पड़ाव, मध्य एशिया से भारत। 1332 से 1333 के बीच का ये रूट सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण था, जिसने यात्री को पूरी तरह से एक नए ही माहौल में लाकर खड़ा कर दिया। इस बेहद खतरनाक रास्ते में तुर्की के अनातोलिया की सल्तनतों से होते हुए क्रीमिया और कॉन्स्टेंटिनोपल का दौरा किया गया। फिर वोल्गा नदी क्षेत्र, जिसे गोल्डन होर्ड कहा जाता था, वहां से होते हुए अफगानिस्तान के उन जानलेवा और ऊंचे पहाड़ों को पार करके आखिरकार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश हुआ। सच में पहाड़ों और उन अनजान रास्तों का ये सफ़र हर कदम पर मौत को मात देने जैसा था। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या आता है। ये यात्री सिर्फ विदेशी ज़मीनों से होकर गुजरा ही नहीं, बल्कि वहाँ के समाजों में बिल्कुल घुल मिल गया। जरा सोचिए, एक मोरक्कन यात्री दिल्ली पहुंचता है और उसे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काजी यानी जज बना दिया जाता है। ये साफ दिखाता है कि उनका ज्ञान और तजुर्बा कितना सॉलिड था कि एकदम नई जगह पर उन्हें इतने सालों तक न्याय जैसी अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई।
दिल्ली में कई साल बिताने के बाद अब शुरुआत होती है चौथे चरण की। मालदीव, एशिया और चीन। 1333 से 1345 के बीच का ये वो दौर था जब सफर और भी ज्यादा पूर्व की ओर और भी ज्यादा विविध संस्कृतियों की ओर बढ़ चला। भारत के बाद मालदीव की यात्रा की गई। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि न सिर्फ दोबारा एक जज के रूप में काम किया गया, बल्कि वहाँ शादी भी की और अपना एक पर्सनल जीवन भी बसाया। इससे ये बात एकदम साफ हो जाती है कि ये सफ़र महज एक के बाद एक देश पार करने की कोई अंधी रेस नहीं थी, बल्कि अलग अलग जगहों पर रुकना, वहाँ के जनजीवन का हिस्सा बनना और उसे गहराई से जीना, यही इस यात्रा का असली मज़ा था। मालदीव से आगे बढ़ते हुए दौलताबाद और मालाबार तट होते हुए श्रीलंका का रुख किया गया, जहां आदम की चोटी यानी एडम्स पीक की बहुत ही रोमांचक चढ़ाई की गई। फिर बंगाल का क्षेत्र और वहां से समुद्री रास्ते के जरिए सुमात्रा और मलेशिया को पार करते हुए ये विशाल अभियान सीधे चीन के बीजिंग तक जा पहुंचा। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को पार करके सीधे चीन तक का ये रूट उस समय के व्यापार और कूटनीति के ऐतिहासिक नेटवर्क को एकदम शानदार तरीके से हमारे सामने रखता है। और अब हम इस महाकाव्य के अंतिम अध्याय पर पहुंचते हैं, वापसी और रहला की विरासत। यह 1345 से 1354 तक का समय है। दशकों तक लगातार सफर करने के बाद अब शायद घर की पुकार काफी तेज हो गई थी। 1349 में मोरक्को की ओर लौटते वक्त एक बेहद खौफनाक ऐतिहासिक घटना का सामना हुआ, ब्लैक डेथ यानी काली मौत की महामारी। इस भयानक तबाही को अपनी आंखों से देखना कोई मामूली बात नहीं थी। ये इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक का सीधा गवाह बन रहा था, और यही वजह है कि इस ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व कई गुना और बढ़ जाता है। पर हैरानी की बात देखिए, घर लौटने के बाद भी ये घुमक्कड़ी पूरी तरह थमी नहीं। 1349 में लौटने के बाद स्पेन के अल एंडलूस और ग्रेनाडा का दौरा किया गया। उसके बाद विशाल सहारा रेगिस्तान को पार करके पश्चिम अफ्रीका के माली साम्राज्य और टिम्बकटू की यात्रा की गई, जहां उन अफ्रीकी साम्राज्यों की अकूत दौलत और समृद्धि को एकदम करीब से देखा गया। अंततः 1354 में जाकर मोरक्को के फैज शहर में वापसी हुई, जहां इस महासफर ने हमेशा के लिए विराम लिया। यात्रा के इस पूरे एक्शन के बाद रहला की असली अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। अगर 14वीं सदी के समाज और संस्कृति की बात करें तो ये किताब उस समय के रोजमर्रा के जीवन का बहुत ही जीवंत और कलरफुल वर्णन पेश करती है। राजनीति के मामले में ये हमें शाही दरबारों के अंदर चलने वाले दांव पेचों की गहरी जानकारी देती है, और व्यापार में ये ग्लोबल ट्रेड रूट्स का एक एकदम बेजोड़ दस्तावेज है। संक्षेप में कहें तो रहला महज एक इंसान की डायरी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का एक अनमोल सामाजिक और राजनीतिक दस्तावेज है। अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या आज के इस हाईटेक युग में भी इस तरह की यात्रा मुमकिन है? आज हमारे पास तेज रफ्तार वाले हवाई जहाज हैं, जीपीएस है, इंटरनेट है। फिर भी बिना इन सब सुविधाओं के लगातार 30 साल तक सफर करना, 40 से ज्यादा देशों की संस्कृति को इतने करीब से जीना और उसका इतना सटीक दस्तावेज तैयार करना, क्या आज सच में यह संभव है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस ऐतिहासिक महाकाव्य की असली महानता का एहसास कराता है। इस ऐतिहासिक स्रोत की पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।